हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल। दोस्तों, आज मैं इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऐसा एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं जो बहुत ही मीनिंगफुल है और जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। और मेडिकल साइंस का मैं खिलाफ नहीं हूँ, मेडिकल साइंस भी मैं भी मानता हूँ। जैसे आजकल डॉक्टर लोग, एलोपैथिक डॉक्टर लोग बहुत रिसर्च करने के बाद फॉरेन में, मतलब यूरोपियन डॉक्टर लोग अमेरिका और जैसे जर्मनी बोलिए, और हम लोग का इंडिया में भी जेनेटिकल डिसऑर्डर बोल के कुछ लोग रोगों बीमारी को बताया गया है। जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या होता है, जेनेटिकल क्या होता है? जैसे जेनेटिकल हम लोग का जीन में जो रहता है, वंश परंपरा में जो रहता है, जो वंशगत कारण बोलता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। जैसे डीएनए आरएनए का रिसर्च करने के बाद ये फैसला लिया गया है। जैसे बहुत सारा ऐसे डिसीज होता है, जैसे आप बता सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलेटस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर किसी का वंश में ये रोग है, जेनेटिकल में है, जनरेशन में है, तो जनरेशन में होने से ये डायबिटीज़ मेलेटस उस आदमी और औरत को, इंसान को पकड़ सकता है। और रिमोटिज्म जैसे डिसीज होता है, ये भी जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज जो होता है डिजीज, वो भी जनरेशन की वजह से होता है। जैसे डिफरेंट काइंड्स को आर्थराइटिस जो पेन होता है, रिमोटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये भी जनरेशन का ही नतीजा है डिजीज़ों का। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बताया गया है जनरेशन के वजह से होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पॉन्डिलोलिसिस, आर्थराइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और मेंटल डिसीज जैसे हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, मेलांकोलिया, ये सब के पीछे जनरेशन का हाथ बताया गया है। और ये जनरेशन वाला जो डिसीज होता है, एलोपैथी डॉक्टर लोग बोलते हैं रिसर्च करने के बाद, ये पूरी से लाइलाज है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सारा जिंदगी भर आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा और मेडिसिन दवाई का मदद लेना पड़ेगा, लेकिन पूरा तरह से ये कभी जाता नहीं है। ठीक है ना? तो अब मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या बोलते हैं। दोस्तों, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताते हैं जैसे जनरेशन का जो बीमारी होता है और जनरेशन में जो प्रॉब्लम आता है, बीमारी को बात छोड़िए, हर कोई मुसीबत के बारे में बताता है इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब मैं ये टॉपिक पे आना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा एक दोष के बारे में बताया गया है जिसका जिम्मेदार सूर्य ग्रह को बताया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सूर्य जो होता है, सूर्य ग्रह हम लोग का फादर को डोमिनेट करता है, इंडिकेट करता है। फादर मतलब पिताजी को इंडिकेट करता है। और दोस्तों, आज ऐसा एक दोष के बारे में मैं बताऊंगा जो पिताजी से, मतलब सन ग्रहों का वीक होने से, और जो सन जो ग्रह है, जो सूर्य प्लेनेट है, उसको एफ्लिक्टेड इविल प्लेनेट के साथ जुड़ जाने से ये होता है। दोस्तों, इसका नाम है पितृदोष। जी हाँ, पितृदोष आजकल ज़्यादातर 85% का जन्म कुंडली में देखा जाता है। और ये पितृदोष कैसे होता है? पितृदोष इजिकल टू, आप एलोपैथिक जो मैंने बताया था मेडिकल फार्मूला, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ आप देख सकते हैं। और पितृ होता है हम लोग का एंसेस्टर। और इन हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू वेदास, पितृ उन लोगों को बताया गया जो दुनिया में नहीं है, जिन लोगों का मौत हो गया है, और जो मौत हुआ है उन लोगों का अननेचुरली हुआ है, मतलब प्राकृतिक नियम में नहीं है, एक्सीडेंट के वजह से हुआ है, सुसाइड के वजह से हुआ है, मर्डर के वजह से हुआ है। और उन लोगों का जो आत्मा है, अभी तक उन लोगों को शांति नहीं मिला है, और उन लोगों को पितृ बोलता है। पितृ दोनों तरफ से होता है, कभी मैटरनल साइड में भी हो सकता है, माताओं के वंश में मैटरनल साइड, कभी पिताजी का वंश में जैसे पैटर्नल साइड पे भी हो सकता है। और दोनों से पितृ आता है, दोनों से एंसेस्टर को देखा जाता है, जैसे फोर फादर बोलते हैं। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बार्थ चार्ट में जो लग्नों से 9th हाउस है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बताया गया है। और ये 9th हाउस जो होता है, वो होता है फॉर्चून, मतलब व्यक्ति का भाग्य कैसे होगा, उसका पिताजी कैसे होगा, पिताजी के साथ रिलेशन कैसे होगा। तो पकड़ लीजिए किसी का 9th हाउस में सन और राहु बुरी तरह से बैठ गया है, सन भी वीक हो गया, राहु के साथ जुड़ गया है। और अगर राहु के साथ नहीं जुड़ा है तो केतु के साथ जुड़ गया है, अगर केतु के साथ नहीं जुड़ा है तो शनि के साथ बैठा हुआ है। मतलब शनि राहु केतु के साथ अगर सन जुड़ गया, कंजंक्शन हो गया, और अगर कंजंक्शन नहीं हुआ तो शनि सैटर्न जो है राहु को फुल एक्सपेक्ट कर रहा है, रवि सूर्य शनि को फुल एक्सपेक्ट कर रहा है। और ऐसा होता है, राहु सैटर्न रवि को फुल दृष्टि दे रहा है, सूर्य जो है केतु के साथ बैठा हुआ है, तो भी पितृदोष पैदा हो सकता है। और 9th हाउस जो है वो फॉर्चून बोलता है, और पिताजी का इंडिकेटर होता है फादर का। ठीक है ना? तो पितृदोष के लिए बचने के लिए हम लोग का हिंदू जो कल्चर है, हिंदू जो माइथोलॉजी है, हिंदू धर्म मजहब का जो लोग है, वेरियस कैटेगरी का रिचुअल करते हैं सोल को मुक्ति देने के लिए, सोल को शांति करने के लिए। तो बहुत लोग मुझसे ये बताते हैं, ये क्या श्राप है? श्राप नहीं, इट इज नॉट ए कर्स। मैं बताऊंगा ये श्राप नहीं है, ये है पिछले जन्म का आदमी का कर्मों का जो कर्ज है उसको चुकाना है।
और इसलिए वो बर्थ चार्ट में पितृदोष पैदा होता है। और ये एक्चुअली कार्ड्स आप लोग बोल नहीं सकता है, ये होता है उस आदमी और इंसान और औरत का खुद कर्मों का फल का नतीजा, जो उसका प्रीवियस जन्म में मतलब लास्ट बर्थ में वो किया था, जो पेंडिंग कर्म हो, वही पितृदोष से इफेक्ट देता है। और साल अगर किसी के साथ जुड़ गया एनिमी प्लैनेट के साथ, जैसे राहु शनि और केतु के साथ, तो पितृदोष डायरेक्ट पैदा हो जाता है। और इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 14 किस्म का 14 किस्म का पितृदोष के बारे में बताया गया है। जैसे काल सर्प दोष होता है 12 काइंड्स का कैटेगरी का, वैसे पितृदोष भी 14 मतलब 14 काइंड्स का बारे में बताया गया है, 14 काइंड्स ऑफ पितृदोष, और सबका इफेक्ट दूसरा दूसरा होता है, ठीक है ना। तो मैं मेन चीज़ में आना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट ए कार्ड्स ऑफ एंसेस्टर्स और फोरफादर्स, इट इज़ अ कार्मिक डेब्ट of the ancestors and is to be paid by the person having पितृदोष in his or her horoscope। मतलब ये है पिछले जन्म का जो आपका कर्मों का जो ऋण है, जो कर्ज है, उसको इस जन्म में आपको पूरा करना है, पेंडिंग कर्म जो आपका बर्थ चार्ट में पितृदोष बन गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको आपका फोरफादर्स का एंसेस्टर्स का शांति करना, पीस करना। जैसे शैतान भी एंसेस्टर इंडिकेटर करता है, शैतान अगर सन से जुड़ा हुआ है तो वो भी पितृदोष है, अगर सूर्य केतु से जुड़ा होता है वो भी जनरेशन का इंडिकेट करता है, वो भी एक किस्म का पितृदोष है। और पितृदोष कभी भी देखा जाता है मातृ साइड पे भी होता है, अगर शनि मून से साथ जुड़े, शैतान प्लस मून कंजंक्शन, तो ये पितृदोष बन गया मैटरनल साइड में, ठीक है ना। तो पितृ मतलब पैटर्नल साइड में भी हो सकता है, मैटरनल साइड में भी हो सकता है। तो पितृदोष में क्या होता है, बुरी तरह से इफेक्ट होता है, मतलब ये कर्ज पैदा करता है, रुपया पैसा का भी कोर्स हो सकता है, डेट प्रॉब्लम और अनएक्सपेक्टेड डिजीज, जो कभी नहीं खत्म होने वाला, जो क्योर नहीं होने वाला, जो नॉन क्यूरेबल डिसीज होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर जो मेडिकल साइंस में बोलते हैं, जो मैंने थोड़ा आगे में बताया था, वो भी पैदा हो सकता है, जो दवाई खाने से भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो और होता है क्या है, आपको डिफरेंट जिंदगी में डिफरेंट कैटेगरी का फेलर मिलेगा, कभी सक्सेस नहीं मिलेंगे, हाँ, हर काम में आपको फेलर मिलेगा, तो आप पूरा मेहनत से कर रहा है लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर पितृदोष है तो। तो और क्या होता है, एक्सीडेंट में कोई फैमिली का मौत भी हो सकता है, और कोई भी आदमी सुसाइड भी कर सकता है, और अनयूजुअल डेथ मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है। और क्या होता है, और एक खास चीज़ है, वो हमें अगर पितृदोष है किसी का फैमिली में, तो उन लोगों का जो लेडीज़ लोग है, कन्या लोग है, मतलब लड़की लोग का शादी में बहुत ही रुकावट होगा और डिले हो जाएगा, डिले इन मैरिज हो जाएगा। और अगर मैरिज भी हो गया तो किसी तरह तो कोई संतान नहीं आएगा, संतान आने में बहुत ही देरी होगा, संतान आके मर भी सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था वंशनाथ योग के बारे में, वो भी एक तरह से पितृदोषी है, ठीक है। तो अभी पितृदोष का क्या है दोस्तों, ये कारण क्या है, कारण होता है अननेचुरल डेथ। अगर फैमिली मेम्बर में कोई सुसाइड करके मरा है, कोई एक्सीडेंट में मरा है, किसी का मर्डर हो गया, तो पितृदोष का कारण यही है। और दूसरा है अकाल मृत्यु, प्रीमेचर डेथ। प्रीमेचर डेथ के वजह से उन लोगों का जो विशेष रह गया था, डिजायर रह गया था जिंदगी में, उन लोग का पूरा नहीं हुआ है, उन लोग का आत्मा मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो वो भी पितृदोष की इशारा देता है। जो डिजायर रह गया था, जो ख्वाहिश रह गया था, आरजू तमन्ना रह गया था जिंदगी में, वो पूरा नहीं हुआ, तो वो भी पितृदोष का भी इशारा देता है। मतलब कभी भी आपका जन्म कुंडली में, जो रियल जन्म कुंडली में अगर सन बुरी तरह से राहु से जुड़ा हुआ है, मतलब सूर्य ग्रहण का दिन जन्म हुआ है, और राहु से अगर नहीं जुड़ा है तो केतु के साथ जुड़ा हुआ है, अगर केतु के साथ नहीं जुड़ा है तो शनि के साथ जुड़ा है, मतलब सन एंड राहु कंजंक्शन, और सन एंड राहु कंजंक्शन, और सन एंड सैटर्न कंजंक्शन। शनि भी अगर राहु को पूर्ण दृष्टि दे रहा है, शनि अगर सूर्य का पूर्ण दृष्टि दे रहा है, सूर्य अगर शनि का पूर्ण दृष्टि दे रहा है, ये भी पितृदोष का ही इशारा देता है, एक तरह से पितृदोष। पितृदोष कैसे बनता है, 9th हाउस में अगर शनि राहु और सन बैठ गया, और सन और राहु बैठ गया 9th हाउस में, लग्नों से 9th हाउस जो होता है वो हमें अगर सन के साथ राहु और शनि का जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन हुआ है, तो भी पितृदोष हो सकता है। अगर 9th हाउस में नहीं हुआ है तो आपको 4th हाउस में हो गया, तो भी पितृदोष का ही इशारा देता है। अगर 4th हाउस में सूर्य और राहु या फिर शनि एक साथ बैठा हुआ है और केतु एक साथ बैठा हुआ है, ये भी हो सकता है। अगर 10th हाउस में मतलब लग्नों से 10th हाउस में अगर सूर्य राहु के साथ जुड़ गया, और या फिर शनि के साथ जुड़ गया, या फिर केतु के साथ जुड़ गया, ये भी पितृदोष होता है। अगर आपका लग्न में सूर्य और राहु का कंपोजिशन है, सन और राहु कंजंक्शन इन 1st हाउस, वो भी पितृदोष होता है। अगर 1st हाउस में आपका रवि शनि के साथ जुड़ गया है, वो भी पितृदोष होता है दोस्तों। हाँ, अगर शनि राहु को पूर्ण दृष्टि पतन कर रहा है लग्नों में, और रवि शनि सन को पूर्ण दृष्टि पतन कर रहा है, और सन भी मतलब सूर्य भी शनि को पूर्ण दृष्टि पतन कर रहा है लग्नों में,
और अगर लग्न में नहीं है तो 9th हाउस में और 4th हाउस में या फिर 10th हाउस में, तो ये पितृदोष का ही इशारा देता है। जन्म कुंडली देखने के बाद हम लोग ये डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो अभी क्या हो, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यहाँ में ज़रूरी है, रेमेडी तो करना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, पहले हम लोग को जानता है, हम लोग फादर जो है वो सन का इंडिकेट करता है, सन जो है फादर का इंडिकेट करता है। अगर आपको पितृदोष को रेमेडी करना है तो पहले सन जो है, वीक सन जो एफ्लिक्टेड जो सूर्य है उसको प्रतिकार करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो जेम्सटोन तो है, आप लोग जानते हैं सूर्य के लिए रेड रूबी पहनता है, सबको तो रेड रूबी पहन नहीं सकता है। सूर्य जो ग्रह को दूसरी तरीका से उसको रेमेडी करना पड़ेगा। हाँ, और एक काम कर सकते हैं आप लोग, जो पितृपक्ष शुरू होता है 24 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, हाँ जो अमावस्या गिरता है वो हमें आप पितृ तर्पण कीजिए, अच्छा तरह से प्रीस्ट को लेके आइए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, वो जो नियम बोलता है पितृ तर्पण के लिए वो सब ध्यान लगा के कीजिए। अमावस्या का दिन मतलब पितृपक्ष में करना पड़ेगा। और ये अगर कर लिया साल में एक बार, लगातार 3 साल कर लिया तो पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है। और जो सूर्य है उसका तो रेमेडी जरूर करना पड़ेगा। सूर्य ग्रह के वजह से पितृदोष होता है। अगर कोई आदमी सूर्य ग्रह को अच्छी तरह से रेमेडी कर लिया और सूर्य अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो पितृदोष का जो बैड इफेक्ट है वो धीरे धीरे कमती हो जाएगा। और ये आजकल ज़्यादातर लोगों को कुंडली में 85% लोगों को कुंडली में पितृदोष देखा जा सकता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलता है देयर आर 14 केस ऑफ पितृदोष इन हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और डिफरेंस कैटेगरी का सबका दूसरा इफेक्ट है और सबका जिम्मेदार सूर्य है। सूर्य की वजह से सूर्य जब राहु के साथ एफ्लिक्टेड होता है, सैटर्न के साथ एफ्लिक्टेड होता है, केतु के साथ एफ्लिक्टेड होता है, तो ही पितृदोष पैदा होता है। और राहु जो ग्रह है उसको मेजर कॉज बताया गया है पितृदोष के लिए। ठीक है ना, तो यही कीजिए। और पितृदोष के लिए जो मेडिकल साइंस बोलता है जो जनरेशन जेनेटिकल डिसऑर्डर है वही पितृदोष ही जैसा है। पितृदोष का ही जो दूसरा रूप है जेनेटिकल डिसऑर्डर। और जनरेशन में कोई लाइलाज होता है, जो बीमारी जो ख़त्म नहीं होता है दवाई खाने के साथ भी, और पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, और संसार में दुनिया भर का झमेला होता है, प्रॉब्लम आता है, फेस करता है, वही पितृदोष का ही नतीजा है। ठीक है ना, तो सन को रेमेडी जरूर करना चाहिए। और पितृतर्पण जरूर करने से अगर कर लिया तो ठीक तरह से किसी भी प्रीस्ट को देकर, ब्राह्मण को देकर सूर्य ग्रह अच्छा हो गया, पितृदोष से मुक्त जरूर मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलता हूँ।